आपके बीच में हैं जो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। आप प्रगतिशील लेखक संघ से लेकर के और अब भी प्रगतिशील लेखक संघ में अध्यक्ष हैं, प्रगतिशील लेखक संघ के संरक्षक के बतौर हैं और आपका पूरा जीवन साहित्य की रचना में बीता है। आपने लगभग 20 उपन्यास लिखा है और गाजीपुर में इस तरह के उपन्यास लेखक नहीं है। तो जो हम लोगों के अभिभावक भी हैं, समकालीन सोच परिवार जो गाजीपुर में डॉक्टर पीएन सिंह शुरू किए थे, उसके भी ये अध्यक्ष हैं समकालीन सोच परिवार के। इस तरह से मैं उनका स्वागत कर रहा हूं। हमारे बीच में जो आज के मुख्य वक्ता हैं श्री जयप्रकाश धूमकेतु जी, जिनका जीवन इसी तरह के कार्यक्रमों में बीतता रहता है। आपने गाजीपुर की कई प्रतिभाओं को पहचाना है। आजमगढ़ के कैफी आदमी पर आप अपने पत्रिका अभिनव कदम में विशेषांक निकाला है। इसके बाद गाजीपुर में डॉक्टर राही मासूम रजा पर आपने निकाला है विशेषांक, और उसके बाद आज जिनके नाम पर हम लोग इकट्ठा हुए हैं, राहुल सांकृत्यायन जी के नाम पर, वो उनके पर उनका 2 खंड है, एक व्यक्तित्व को लेकर के है और एक उनके साहित्यिक कृतियों पर है। वो लगभग 1100-1150 पेज का बड़ा काम है, जिसमें भारत के सभी लगभग विद्वानों के अच्छे अच्छे लेख हैं और वो अभिनव कदम का वो अंक संभवतः आप लाए होंगे और जिनको चाहिए वो इस तरह से। धूमकेतु जी का चूंकि बड़ा काम है उन पर, राहुल जी को आपने ठीक से पहचाना है। राहुल जी के नाम पर आपका एक संस्थान है, वहां पर हम लोग गए थे, पुस्तकालय है बड़ा, वो बड़ा हॉल है, उसमें आप नाटक भी कर सकते हैं और बड़ी सभा भी कर सकते हैं। और उसके अलावा उन्हीं के नाम पर गेस्ट हाउस भी है जिसमें सब सुविधाएं हैं। इस तरह से अपना इन्होंने पूरा जीवन राहुल जी को समझने में लगाया है और आपका हम वक्तव्य सुनेंगे और आपका हम स्वागत करते हैं। डॉक्टर श्रीकांत पांडे अर्थशास्त्र के प्रवक्ता रहे, पीजी कॉलेज में हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी रहे हैं और हर तरह की बौद्धिक संगोष्ठियों में जाते हैं, अपना वक्तव्य देते हैं। राहुल जी को अपनी जवानी को दिनों में पढ़े थे और उनका असर आज तक उन पर है। बहुत सारी अपनी वैचारिक यात्राएं इधर उधर करते भी हैं, मन को खुला रखते हैं और हम लोगों से भी कहते हैं कि अपने दिमाग को थोड़ा खुला रखो, कहीं एक जगह बंद करके जीना ठीक नहीं होता है। तो आज उनके हम खुले विचारों को सुनेंगे राहुल जी पर कि आज तक कहां तक वो यात्रा किए हैं, राहुल जी को आज के वक्त में कैसा समझते हैं और किस तरह के राहुल की जरूरत आज है। तो ऐसे डॉक्टर श्रीकांत पांडे जी का मैं स्वागत करता हूं। आपके बगल में डॉक्टर रामबदन सिंह हैं जो आप बापू इंटर कॉलेज में प्रधानाध्यापक भी रहे हैं और प्रधानाध्यापक भी प्रधानाचार्य रहे हैं। और आप सीपीआई में आज भी कार्यरत हैं, प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष हैं, लिखने पढ़ने में रुचि है। आपके भी राहुल सांकृत्यायन एक प्रेरक व्यक्तित्व है जिनसे वो बार बार प्रेरणा लेते हैं, उनका भी वक्तव्य सुनेंगे, उनका भी स्वागत है। श्री शेषनाथ राय जी हैं, हम आपका भी स्वागत करते हैं। पेशे से वकील हैं लेकिन ऐसे कार्यक्रमों में बहुत ही रुचि लेते हैं, भाग लेते हैं और हर तरह की साहित्यिक गतिविधियां हो, चाहे वैचारिक संगोष्ठियां हो, उसमें अपने वक्तव्य रखते हैं। आप उनको भी सुनेंगे, उनका भी स्वागत करते हैं। अमेरिका यादव जी हैं,
आप आज भी सीपीआई में कार्यरत हैं और जिला अध्यक्ष के बाद आप उत्तर प्रदेश की कमेटी में आप इस समय सीपीआई में हैं और अपने छात्र जीवन से ही आप कम्युनिस्ट पार्टी के छात्र संगठन से जुड़े और तब तक आज तक वो एक लंबी यात्रा करते आए हैं। ऐसे श्री अमेरिका सिंह यादव का हम स्वागत करते हैं। अमेरिका सिंह यादव उन दिनों के छात्र संघ में अगुवाई करने का काम किया जबकि आप जिले में आज तो थोड़ा उन्मुक्त वातावरण है, कोई भी चुनाव लड़ता है। पीजी कॉलेज तक दूसरे ढंग का हुआ करता था, केवल गुंडे और माफिया चुनाव लड़ते थे और बंदूकों के दम पर चुनाव जीतते भी थे। ऐसे समय में साहस के साथ उनका मुकाबला किए आप हैं श्री अमेरिका सिंह यादव जी। आपका वक्तव्य सुना जाएगा। जो सबसे बाद में आए डॉक्टर निरंजन जी, आप महिला पीजी कॉलेज में हिंदी के प्रवक्ता हैं, आप एक अच्छे साहित्यकार हैं, अच्छी समझ रखते हैं और आपको भी कहीं न कहीं राहुल जी बहुत प्रेरित करते हैं। तो आप सबका हम लोग वक्तव्य सुनेंगे। जहां तक यह विद्यालय ही है राहुल जी के नाम पर, तो कहीं न कहीं राहुल जी का असर मुझ पर पड़ा है और मैं राहुल जी को 10वीं कक्षा के बाद ही संभवतः उनकी पहली किताब मेरे हाथ लग गई, भागो नहीं दुनिया को बदलो। राहुल जी सदैव बदलने पर, असल बात है दुनिया को बदलने के सबसे प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं और उनकी ज्यादा प्रसिद्ध किताब ये भी प्रसिद्ध है और चूंकि आम भाषा में है, आधा भोजपुरी आधा हिंदी, कोई पढ़ेगा लिखेगा समझ जाएगा कि भागो नहीं दुनिया को बदलो में उन्होंने क्या लिखा है। राहुल जी उस समय उस जमाने की जो आर्थिक स्थिति देखते हैं, जो एक विपन्नता है, दरिद्रता है पूरे समाज में, जो ऊंच नीच है, जो तमाम पुरोहितों का कब्जा है, वो चाहते हैं कि दुनिया बदले। कुछ ही लोग मनुष्य होने के अधिकारी थे, बाकी लोग जो है शोषित, पीड़ित, अपमानित, नीच, हीन की स्थिति में, हर तरह की स्थिति में जीने के लिए अभिशप्त थे। तो राहुल जी इस दुनिया को बदल देना चाहते थे। आज भी तो जब भागो नहीं दुनिया को हम लोगों ने पढ़ा, इसके बाद मानव समाज, इसके बाद संजोग से मैं जीव विज्ञान का छात्र बना। इंटरमीडिएट में मुझे मैथ कम आती थी तो सोचा कि जीव विज्ञान से ही विज्ञान पढ़ूं। तो जीव विज्ञान में सबसे पहले जैव विकास का नाम आता है और जैव विकास में सबसे प्रसिद्ध नाम आता है डार्विन का। डार्विन के विकासवाद को हमने पढ़ा और फिर उनके मानव विकास को पढ़ा, तो उसमें भी डार्विन के विकासवाद की चर्चा है कि सारी दुनिया में सारे प्राणी एक साथ पैदा नहीं हो गए, किसी अलौकिक शक्ति ने सबको एक दिन नहीं बना दिया सारे प्राणियों को। उसमें विकास की कहानी है, कैसे वायरस पैदा होता है, कैसे एक कोष की जीव पैदा होता है और करोड़ों करोड़ वर्ष की यात्रा करने के बाद हम उन्हीं वायरस और एक कोष की जीवों की संतान है। यह क्रमिक विकास है जीवों का। और जो लोग विकास ये विश्वास करते हैं कि कोई ईश्वरीय शक्ति जो एक ही 7 ही 8 दिन में पूरे ब्रह्मांड को बना करके पूरे प्राणियों को बना दी, तो फिर अगर छोटे जीवों का जीवाश्म उसके अवशेष पाए जाते हैं तो उतना पुराने मनुष्य के या बड़े जंतुओं के अवशेष तो नहीं पाए जाते। इससे तय हो गया ये बातें। हालांकि जो हमको ये पढ़ाए वो रक्षाबंधन और टीका लगा के पढ़ाए, मतलब शुद्ध रूप से खाटी पंडित भी थे, लेकिन जिस तरह से जीव विकास को उन्होंने पढ़ाया, विज्ञान को विज्ञान की तरफ से पढ़ाया और वो जीव विकास के डार्विन का विकास, कोपेनिकस की परिकल्पना इतना अच्छे ढंग से पढ़ाया कि जब तभी से वैज्ञानिक संस्कार बना। और फिर राहुल की आगे बहुत सारी किताबें पढ़ने का मौका मिला। आज चर्चा करेंगे लोग उनकी कितनी महत्वपूर्ण किताबें हैं और पूरी भारतीय समाज को ही नहीं विश्व को समाज को समझने के लिए उनकी किताबें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। और उनकी यात्रा जो है चर्चा, माने कट्टर ब्राह्मण के घर पैदा होते हैं। कट्टर जो उस समय ये मठ हुआ करते थे
हिंदुओं के उस मठ पर मठाधीश बनते हैं और बड़ी आदर होती है आज भी मठाधीशों की, तभी मठाधीशों की का आदर था। लेकिन उस आदर को लगा कि ये सब गलत है, छोड़ दिया। आर्य समाज की तरफ बढ़े, आर्य समाज में कमियां दिखी, उसको छोड़ा, बौद्ध समाज की तरफ बढ़े। और जितना बौद्धों का कल्याण भारत में, जितना महात्मा बुद्ध को लोगों ने जाना और समझा, उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी का योगदान है तो राहुल सांकृत्यायन का योगदान है। राहुल सांकृत्यायन के बाद अगर किसी का सबसे बड़ा योगदान है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का योगदान है। तब आप महात्मा बुद्ध को जानते हैं और बौद्ध धर्म को ठीक से पहचानते हैं, तो उनमें भी उनका असर है। जब 1956 में अंबेडकर जी बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हैं तो राहुल सांकृत्यायन का को ट्वीट कह लीजिए आज के जमाने सबसे पहली टिप्पणी है कि अंबेडकर ने ऐसा खूंटा गाड़ दिया है बौद्ध धर्म का जो अब कभी उखड़ने वाला नहीं है। वो जानते थे कि अंबेडकर ने जब बौद्ध धर्म स्वीकार लिया है तो बहुत उनके पीछे जनता खड़ी है, अब भारत से बौद्ध धर्म को हटाया नहीं जा सकता। यही नहीं रुकते हैं राहुल जी। जब राहुल जी बौद्ध धर्म में यात्रा करते श्रीलंका और रसिया तमाम जगह पर जाते हैं तो और उनका वैज्ञानिक विकास होता है और वो कार्ल मार्क्स की किताबों से परिचित होते हैं और कार्ल मार्क्स के विज्ञानवाद अर्थात मार्क्सवाद से प्रभावित होते हैं। लेकिन एक चीज है जो कि राहुल जी महात्मा बुद्ध कार्ल मार्क्स के बीच से गुजरते हुए ना ही पूरा उन्होंने कभी नकारा, जैसे और चीजों को पीछे को नकार दिया, महात्मा बुद्ध से कभी उनका या बौद्ध धर्म से कभी उनकी दूरी नहीं बनी। हाँ, उनका ये अगला कदम है कि नहीं, सारी समस्याओं का जड़ जो है केवल विपश्यना में नहीं है, सारी समस्याओं का जड़ जो है आर्थिक रूप से गरीबी और अमीरी में है। इसका कोई न कोई उपाय अब खोजना चाहिए। और उन्होंने कहा कि 22वीं सदी में एक ऐसा समाज बनेगा, ये तो अभी 21वीं सदी चल रही है, अभी 20 वर्ष बीता है, 23 वर्ष। राहुल जी ने 22वीं सदी का सपना देखा था, जिसको किसी को लगता है कि निर्णायक रूप से आज पूंजीवाद जीत गया है, दुनिया में पूंजीवाद की चर्चा है, बाकी किसी बात को नहीं, सारे रोजगार पूंजीपति देंगे, सारी सड़कें पूंजीपति खरीद लेंगे, सारे खेत पूंजीपति खरीद लेंगे, ऐसा लोगों का मन बन गया है। लेकिन 22वीं सदी आएगी, ये पूंजीवाद के पास बहुत बड़े बड़े लोग, कोई तो 10 से 20 वर्ष में इतना धनी हो गया है कि जिसका और प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्यों इतना धनी हो गए, कैसे हो गए भाई, तो जवाब नहीं है, उसी पर बड़ा संसद में बवाल हो रहा है। तो वक्त तो ये है, वक्त वहां पहुंचा है कि निर्णायक रूप से आज पूंजीवाद अपनी विजय के उन्माद में है कि हम ऐसा कुछ नहीं होगा, दुनिया में समाजवाद कभी नहीं आएगा। लेकिन 22वीं सदी का सपना, 22वीं सदी पर पुस्तक है राहुल जी की, आपको भी पढ़ना चाहिए कि आखिर में 22वीं सदी में किस समाज का सपना देखा है और समस्याओं का हल कैसे होगा। तो ये सब सारी बातें हैं। मैं बहुत आपका समय न लेते हुए, और जो आज का समय है, राहुल जी की जो यात्रा है, समय बहुत ही नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। अभिव्यक्ति की आजादी पर, जैसा कि आपने शुरू में ही हम कहा कि ऐसा समय है जहां का खुल के विचार रखने की स्थिति में नहीं है। लेकिन क्योंकि जब राहुल जी को हम मना रहे हैं और उनके साहस के साथ अगर हम अपने खुलकर विचारों को नहीं रखेंगे तो दुनिया बदलेगी कैसे, ये भी सवाल है। बहुत सारी शहादतें तो देनी ही पड़ती है। एक चीज और मैं कह के अपनी बात समाप्त करूंगा कि आदमी का जो विचार बनता है और जनमानस में जो विचार बना दिया जाता है, वह किस तरह से सत्ता को प्रभावित करता है। सत्ता राजनीति मजबूर हो जाती है आम समाज के मनोविज्ञान से। मैं इसलिए कह रहा हूं, कभी राहुल सांकृत्यायन ने चर्चा किया है दर्शन में, 7वीं शताब्दी में एक इब्न रुश्द दार्शनिक था। राजा मानता था कि जो रुश्द कह रहा है वो सही कह रहा है, लेकिन जनता में मुल्लाओं ने इतना धर्मांधता फैलाया था कि वो जो बात कहता था रुश्द,
वो जनता ने दबाव डाला कि इसको जेल में बंद करो, यह जो है समाज को बर्बाद कर रहा है। अंत में उसको बंद करना पड़ता है। जब वो मस्जिदों में जा रहे हैं तो मस्जिदों के दरवाजे पर थूकते हुए उसके ऊपर जा रहे हैं, इस तरह का। तो जनता का मनोविज्ञान, आप एक और चर्चा करें, आप जानते हैं वो पौराणिक कथा है, जब शंभू के तो पूजा करने लगा तो राम इतना बेवकूफ नहीं थे कि वो नहीं जानते थे कि जो राम जूठा पैर खा रहे हैं सेवरी का, तो शंभू को क्यों नहीं तपस्या करने देंगे। लेकिन आम जनता का जो मनोविज्ञान का दबाव बना राम पर, तो शंभू की हत्या करते हैं। इस बात की आप चर्चा जानते हैं अपने हमारे कहने का मतलब कि जैसा समाज का मनोविज्ञान बनाया जाएगा वो राजनीति पर प्रभाव डालेगा। समाज में हमारे धर्म का प्रभाव इतना दिनों से डाला गया है, इतना दिन से डाला गया है कि हम धीरे धीरे धर्मांधता के शिकार हो गए हैं। इसलिए धर्मांधता की राजनीति पर कब्जा हो गया है, उसकी काट लोग कर रहे हैं। जाति राजनीति से कह रहे भैया अलग अलग जनगणना करा दो, सबकी हिस्सेदारी सबकी भागीदारी तय हो जाएगी। मैं इसको बोलता हूं हर जगह। अब बताइए, अगर एक तरफ धर्म प्रचार किया जा रहा है, धर्म के आधार पर राजनीति को खड़ा कर दिया गया है, तो दूसरी तरफ उसकी कहां काट है कि जाति के आधार पर उसका जाति सांप्रदायिकता से उसका मुकाबला करेंगे। दोनों एक ही माँ के बेटे हैं, चाहे वो धार्मिक संप्रदायवाद हो और चाहे वो जाति संप्रदायवाद हो। और इतना आपका कि बहुत प्रगतिशील लोग भी आज जाति जनगणना की मांग करने लगे हैं, जब कभी वर्गीय बात किया करते थे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपके नेताओं ने इतना दबाव बनाया कि भैया जब अखिलेश कह रहे हैं, जब तेजस्वी कह रहे हैं, समता के वो नीतीश कह रहे हैं, तो काहे ना हम भी लोग कहें, हम भी साथ दें उनका। राजनीति का इस तरह से, समझ का इस तरह से दिवालियापन होना। कह रहे हैं कि हिस्सेदारी पूरा का पूरा सार्वजनिक संस्थान जब चला गया पूंजीपतियों के हाथ में, वहां आरक्षण नहीं है। आरक्षण की राजनीति पर अपने आप रोटी सेक रहे हैं और कह रहे हैं कि आरक्षण इसी से बचेगा। आरक्षण कहां बचा पाए? 1991 में कहा गए थे, जब तय हुआ कि सारी सार्वजनिक संपत्तियां पूंजीपतियों को बेच दी जाएगी, 1991 में यह तय हुआ। आज कहां से आवाज उठाए? नहीं बचेगा आपके पास रोजगार, नहीं बचेंगे संस्थान, तो कौन सा आरक्षण ले लेंगे भैया? कौन सी हिस्सेदारी ले लेंगे? आज सारी मैं जातियों को कह रहा हूं, चाहे वो उच्च ब्राह्मण हो चाहे कोई हो, सारे लोग अगर इस बात को नहीं समझेंगे तो पूंजीपतियों की दलाली करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। और पूंजीपति हर जातियों को अगर मैनेज नहीं कर लेंगे तो कहेगा क्या मैनेज नहीं कर रहे हैं? जो बहुत सारे लोग विरोधी थे, इस वर्तमान राजनीति का कब्जा है, क्या उनको मैनेज नहीं कर रहे हैं? बहुत विरोध करते थे, धीरे धीरे कब्जे में फंसते जा रहे हैं। पूंजी में इतना दम होती है। तो ये शब्द मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब आपका समाज धार्मिक रूप से जाति मनोविज्ञान का शिकार हो जाएगा तो तय है कि आपकी इन भावनाओं का उपयोग करके, बंटवारे की राजनीति करके आपको इतने विभाजनों में बांट दिया जाएगा और फर्स्ट क्लास का वो जो पूंजीपति बंधु हैं सब खरीद के लूट लेंगे। इससे आपको आपकी एकता जो है इस पे नहीं बनेगी। आपकी एकता कहीं न कहीं सामाजिक भी हो तो आर्थिक भी जरूर दिमाग में रखें। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। आने वाले आप वक्ताओं को सुनेंगे। अपने धन्यवाद।